अब हम प्राकल्पना के प्रकारों पर दृष्टिपात करेंगे। समाजशास्त्र एवं सामाजिक विज्ञानों में अनेक प्रकार की प्राकल्पनाओं का प्रचलन है। सामाजिक तथ्यों, घटनाओं एवं समस्याओं की प्रकृति, अनुसंधान के उद्देश्य एवं तथ्यों के प्रकार के आधार पर प्राकल्पना भी कई प्रकार की हो सकती है। विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार की प्राकल्पनाओं का उल्लेख किया है। उनमें से कुछ का यहाँ हम उल्लेख करेंगे। नंबर 1 है अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित प्राकल्पनाएं। ये प्राकल्पनाएं मानव के सामान्य ज्ञान, तर्क, वाक्य, दैनिक जीवन के अनुभवों, मान्यताओं, लोकोक्तियों, कहावतों, वक्तव्यों, वार्ताओं तथा विश्वासों पर आधारित होती है। उदाहरण के लिए सामान्यतः ऐसी कहावत प्रचलित है कि गंजा व्यक्ति धनवान होता है, पशुओं में सियार, पक्षियों में कौआ, मनुष्यों में नाई तथा स्त्रियों में मालिन चतुर होते हैं। ऐसी प्राकल्पनाओं में समान तथ्यों की जांच करना ही तथ्यों का अध्ययन का मुख्य बिंदु होता है। नंबर 2 है जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित। इस प्रकार की प्राकल्पनाओं में प्राय एक सामान्य तथ्य अथवा निष्कर्ष को पूर्वाधार मानकर अन्य तथ्यों की तर्कपूर्ण रूप से परीक्षा की जाती है। ऐसी प्राकल्पनाएं अल्पसंख्यक समूहों तथा परिस्थिति की दशाओं से संबंधित होती है। उदाहरण के लिए प्रोफेसर वर्गेस ने अपने अध्ययन में यह प्राकल्पना की थी कि केंद्रीभूत गोलाकार नगर विकास की प्रकृति के लक्षण होते हैं। इस प्रकार की प्राकल्पनाओं का उद्देश्य आनुभविक एकरूपताओं में तार्किक रूप से निकाले गए संबंधों की उपस्थिति का परीक्षण करना होता है। ऐसी प्राकल्पनाओं में विभिन्न कारकों के बीच तार्किक अंतर संबंधों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसलिए इन्हें संबंधात्मक प्राकल्पनाएं भी कहते हैं। चूंकि ये प्राकल्पनाएं तार्किक निष्कर्षों पर आधारित होती है, अतः ये सिद्धांत निर्माण में भी सहायक होती है। दुर्खीम ने अपनी प्रसिद्ध कृति आत्महत्या में निम्नांकित संबंधात्मक प्राकल्पनाओं को विकसित किया है। गांवों की अपेक्षा नगरों में आत्महत्या की दर अधिक पाई जाती है। स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक आत्महत्या करते हैं। तीसरी प्रकार की जो प्राकल्पना है वो है विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित प्राकल्पनाएं। कुछ प्राकल्पनाएं विश्लेषणात्मक चरों के संबंध से संबंधित होती है। कोई भी सामाजिक घटना अनेक कारकों का परिणाम होती है, फिर भी इनमें से कोई एक कारक ही प्रमुख कारक होता है, अन्य कारक सहायक कारक होते हैं। उदाहरण के लिए बाल अपराध के लिए मनोविश्लेषणवादी सिद्धांतकार मानसिक विकृति और दुर्बलता को, तो वंशानुक्रमणवादी बुरे वंशानुक्रम को उत्तरदायी मानते हैं। इस प्रकार की प्राकल्पना को कारणात्मक प्राकल्पना भी कहते हैं। इसमें यह ज्ञात किया जाता है कि यदि किसी एक चर में परिवर्तन होता है तो वह किस सीमा तक दूसरे चर को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए उत्तम फसल, उत्तम खाद, बीज, भूमि, पर्यावरण एवं पानी की पर्याप्त मात्रा पर निर्भर करती है। यदि इनमें से किसी एक कारक में परिवर्तन कर दिया जाता है तो फसल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह जानने का प्रयत्न करना कारणात्मक प्राकल्पना है। नंबर 4 है सकारात्मक कथनों से संबंधित प्राकल्पना। कुछ प्राकल्पनाओं का संबंध सकारात्मक कथनों से होता है, जैसे पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक दयालु होती है, गरीबों की अपेक्षा धनवान अधिक अपराध करते हैं। नकारात्मक कथनों से संबंधित प्राकल्पना। इस प्रकार की प्राकल्पना में कथनों को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है, जैसे पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक दयालु नहीं होती है, गरीबों की अपेक्षा धनवान अधिक अपराध नहीं करते हैं। तो इस तरह से हम नकारात्मक कथनों से संबंधित प्राकल्पना को स्पष्ट कर सकते हैं। नंबर 6 है शून्य कथनों से संबंधित प्राकल्पना। इस प्रकार की प्राकल्पनाओं में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों संभावनाओं को व्यक्त किया जाता है और परीक्षण द्वारा उन्हें स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है।
जैसे पुरुषों और स्त्रियों की दयालुता में कोई अंतर नहीं होता, गरीब एवं धनवान की अपराध प्रवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं होता। नंबर 7 है कामचलाऊ प्राकल्पना। डॉक्टर श्रीमती पीवी यंग ने ऐसे पैने अनुमान व अस्थायी महत्वपूर्ण विचारों को जो किसी अनुसंधान का आधार बन सकती है, कामचलाऊ प्राकल्पना कहा है। कामचलाऊ प्राकल्पना किसी भी अध्ययन को प्रारंभ करने का एक प्रारंभिक विचार होता है। ज्यों-ज्यों अध्ययनकर्ता को अनुभव होता जाता है, वह उसमें परिवर्तन एवं संशोधन करता जाता है। यह भी हो सकता है कि वह प्रारंभिक विचारों को पूरी तरह त्याग कर उसके स्थान पर नई प्राकल्पना बना ले। चूंकि यह विचार एक अस्थायी, कार्यवाहक और कामचलाऊ महत्व का होता है, इसलिए इसे कामचलाऊ या कार्यवाहक प्राकल्पना कहते हैं। उदाहरण के लिए, प्रारंभ में भौतिक वैज्ञानिकों की मान्यता थी कि परमाणु अविभाज्य है, किंतु बाद में अध्ययन के आधार पर उन्हें यह प्राकल्पना बदलनी पड़ी जब यह ज्ञात हुआ कि परमाणु का और अधिक विभाजन संभव है।